बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये एक इंसान के अंदर जो है ना अपनी टांगों को बार बार हिलाने की जो है ना बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाती है और उस पर वो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसकी वजह एक मतलब कोई अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है आमतौर पे। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर केसेस में जो है ना रात को मतलब उस स्टार्ट होती है, ख़ास तौर पे जब बंदा लेटा हो या फिर जो है ना बैठा हुआ हो, ठीक है। और जब बंदा अपनी टांगों को मूव करता है तो थोड़ी देर के लिए ये जो है ना अनप्लेजेंट फीलिंग जो है ना वो कम हो सकती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम विलिस एक्बोम्स डिजीज़ भी है और ये किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो ये बीमारी भी बढ़ सकती है। और ज़ाहिर है जब ये प्रॉब्लम होती है तो फिर बंदे की नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और जो डेली फिर ज़ाहिर है अगर नींद बंदे की डिस्टर्ब हो तो वो डेली के काम काज जो है ना वो सही तरह नहीं कर सकता। तो इसके जो है ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा, जिससे जो है ना ये बीमारी पे मतलब वो अच्छा असर पड़ सकता है, ठीक है, मतलब सिम्टम्स ठीक हो सकती हैं। अब मैं इसकी जो है ना आपको अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। सबसे बड़ी तो ये सिम्टम है जो मैंने शुरू में बताई है कि जो बहुत ज़्यादा अंदर इंसान के अंदर एक अर्ज पैदा होती है, ख्वाहिश होती है कि अपनी टांगों को हरकत देने की, ठीक है। और इसकी जो आमतौर पे जो मतलब जब ये इस तरह की अर्ज पैदा होती है तो उसके साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कि ये है कि आमतौर पे जो ना ये जो इस तरह की जो मतलब फीलिंग या इंटेंस किस्म की अर्जेस स्टार्ट होती है ना, तो वो ये है कि या आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी जगह पे बैठे हों, ठीक है, और मतलब या लेटे रहें बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी में बहुत देर तक बैठे रहे हैं, एयरप्लेन में बैठे हैं या मूवी थिएटर में बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहे हैं, तो ये ना कि ये रेस्ट के बाद मतलब जो ना ये जो ना सेंसेशन जो ना ये ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। फिर ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि जब बंदा हरकत करता है, अपनी टांगों को थोड़ा स्ट्रेच करता है, तो वो जो ना मतलब वो या वॉक करता है तो वो जो ना उसकी जो इस मूवमेंट से उसको थोड़ा आराम मिलता है। और फिर ये है कि ये शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे ये सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर कुछ लोगों को जो है ना इसके साथ एक और बीमारी जो है ना जिसको पीरियाडिक लिम्ब मूवमेंट ऑफ स्लीप कहते हैं हम, ठीक है। मतलब इसको मतलब नाइट टाइम लाइट ट्विचिंग जो होती है, ठीक है। तो उसमें उसके साथ ये मतलब बीमारी एसोसिएटेड होती है, मतलब उसके साथ भी ये लगी होती है, ठीक है। उसमें उसमें क्या होता है, इंसान बार बार अपनी जो टांगों को ट्विच करता है और किकिंग करता है तकरीबन पूरी रात ही, जब मतलब वो बंदा सो रहा होता है। तो ये मतलब ये इस कंडीशन के साथ भी एसोसिएट हो सकती है या फिर अलग भी हो सकती है। और जो आमतौर पे जब लोग हमारे पास इसकी जब मतलब बीमारी के साथ आते हैं तो जो है ना वो कभी कभी कुछ लोग जो है ना अपनी सिम्टम्स सही तरह नहीं बता सकते, तो आमतौर पे कहते हैं कि बड़ी अबनॉर्मल सी अनप्लेजेंट सेंसेशन होती है हमारे टांगों और पाँव में, ठीक है। और आमतौर पे ये दोनों बॉडी के दोनों साइड पे होती हैं। और जो है ना कुछ केसेस में, रेयर केसेस में ये ना कि बाजुओं को भी ये ना ये मतलब जो है ना ज़्यादातर तो केसेस में टांगों को ही ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत कम केसेस में बाजुओं को भी ये असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। और जो सेंसेशन जो लोग बताते हैं कि जैसे हमारे जो है टांगों पे ऐसे जो कीड़े चल रहे हैं, ठीक है, क्रीपिंग की सेंसेशन होती है या कोई पुल कर रहा है, ठीक है, थ्रॉबिंग सेंसेशन हो सकती है, या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, या ऐसे लगता है कि जो टांग पे ऐसे थोड़ी खारिश हो रही है, या जो ऐसे करंट वाली इलेक्ट्रिक करंट वाली जो सेंसेशन जो ना वो ऐसे वो बताते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को फिर ज़्यादा इस तरह की सेंसेशन को डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। और आमतौर पे जो है ना ये पेशेंट जो है ना हमारे पास जो RLS के आते हैं ना कि वो ये नहीं बताते कि हमारे टांगों पे क्रैम्प उठ रहे हैं या एक नम्बनेस की फीलिंग है, ठीक है। और मतलब लेकिन ये उनको ये होता है कि वो बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक अंदर अर्ज पैदा होती है कि टांगों को बार बार हरकत करें, ठीक है। और फिर इसकी जो सिम्टम फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती हैं। और कुछ लोगों में कुछ दिनों तक, कुछ अरसे तक मतलब इसकी सिम्टम गायब भी हो सकती हैं और दोबारा फिर हो सकती हैं।
तो कुछ फिर ये है कि जब इस तरह की जब सिम्टम हों तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। कुछ लोग जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते इसके बारे में कि वो डॉक्टर इस बीमारी को सीरियसली लेंगे नहीं, लेकिन कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी वो जब इस वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है तो आप दिन को भी जो आपका काम काज है वो सही तरह नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी जो ना रीज़न मतलब कॉजेज़ बता देता हूँ। ऐसा जिसकी नॉन कॉज इस तरह कोई नहीं है, मतलब जो इडियोपैथिक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं वो है, लेकिन यह कि ज़ाहिर साइंस रिसर्च करती है तो ठीक है। तो उसमें जो है ना ये पता चला है रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, कि जो आपकी जो दिमाग में ना जो एक ब्रेन केमिकल है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो उसमें जो ना उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो जो आम वो ड्रामा फिल्मों में लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, केमिकल लोचा हो गया, तो वो ये केमिकल लोचा ही एक किस्म का हुआ, ठीक है। फिर ये कि कुछ केसेस में जो है ना वो ये पता चला है कि हेरिडिटी यानी फैमिलीज में रन करती, ख़ास तौर पे अगर 40 ईयर की एज से पहले स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये मतलब हेरिडिटी का भी इसका मतलब, क्योंकि जो है ना उसमें रिसर्च में कुछ जीन्स की आइडेंटिफिकेशन हुई है, मतलब क्या है कि उसमें कुछ ख़ास किस्म के जीन्स मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर हेरिडिटी ये जो है ना कॉज हो सकती है। फिर यह कि जो ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं या फिर उनके हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उसमें यह ना कि उसकी वजह से ना इनकी आरएलएस की जो अलामात वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ ख़वातीन को पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो सकती हैं, ख़ास तौर पे जो ना उनके जब आखिरी ट्राइमेस्टर जा रहा हो। लेकिन यह कि कुछ ख़वातीन में जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद ये जो ना बीमारी ठीक भी हो सकती है खुद ही। अब मैं इसके जो है ना रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर में जैसा कि मैंने शुरू में बोला, किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है, इवन बच्चों में भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो वो फिर ये डिसऑर्डर बढ़ते चले जाते हैं, और आमतौर पे जो ख़वातीन को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और काफ़ी केसेस में इसका ये नहीं है मतलब वो है कि मतलब किसी कोई सीरियस कोई अंडरलाइन बीमारी इसका सबब बनती है, लेकिन यह कि कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई, कुछ और बीमारियां मतलब आइडेंटिफाई हुए हैं जिनकी वजह से ये जो ना ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या बढ़ सकती है। उसमें एक जो चीज़ बीमारी का पता चला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें जो ना कि आपके जो ना हाथ और पाँव की जो ना वो जो नर्व्स को डैमेज हो जाता है, और मतलब जिस आमतौर पे जो डायबिटीज़ या जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का बायस बन सकती है। इसी चैनल पे मेरे जो ना कुछ दिन पहले मैंने जो ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में बड़ी मालूमाती वीडियो अपलोड की है, आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। लिंक आप जो है ना उस वीडियो का आई बटन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि जो कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, अगर ईमल एक तो होता है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना भी हो मतलब जो है ना, लेकिन वैसे मतलब आयरन की मतलब थोड़ी आयरन की कमी हो, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी नहीं ये आरएलएस हो सकती है, या आरएलएस अगर पहले से हो तो वो बढ़ सकती है। तो फिर ये मान लो ये कि आपके अगर मैदे से आपके खून आता है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, या फिर जो ख़वातीन के अंदर किसी के जो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो ब्लड डोनेट करते रहते हैं, तो उससे वजह से आयरन डेफिशिएंसी जो है ना हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे भी इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि जिन लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं तो उनकी वजह से मतलब उस प्रॉब्लम की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और नीमिया हो सकता है। और वैसे भी जब गुर्दे ख़राब हों तो आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्स कम होने लगते हैं, और जिसकी वजह से मतलब जो है ना आरएलएस का मतलब ये इशू बन सकता है। फिर कुछ स्पाइनल कार्ड की कंडीशन है, मतलब स्पाइनल कार्ड का अगर डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए, ठीक है, मतलब जो है ना कुछ या लेट से कि स्पाइनल कार्ड में एनेस्थीसिया किसी को लगाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, स्पाइनल ब्लॉक जिसको कहते हैं, तो उससे आरएलएस के बढ़ने का मतलब ख़तरा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ, ठीक है। आम तौर पे आरएलएस की कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, मतलब यह कि
इतनी बॉदर नहीं करती हैं, लेकिन ये कि वो मतलब ये कभी कभी ये ज़्यादा एक तरह की इंसान को एक बड़ा इनकैपेसिटेटिंग फीलिंग होती है, ठीक है। और उनको जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा उनकी नींद नींद में मसला होता है, या फिर ज़्यादा देर वो एक लंबा सो नहीं सकते, ठीक है। और ज़ाहिर है जब इंसान की नींद सही तरह पूरी नहीं होगी तो वो फिर उसके ज़ाहिर है उसकी जॉब पे, उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे असर पड़ता है ख़राब, ठीक है। और जिसकी वजह से वो दिन के टाइम पे वो ज़्यादा ड्रोजीनेस फील करेगा, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना, फिर ज़ाहिर है इसकी वजह से एक बंदे को डिप्रेशन भी में जा सकता है। अच्छा, ये तो जनाब कॉम्प्लिकेशन बता दी। अब मैं इसको मतलब जिस बीमारी का तशखीस कैसे करते हैं, यानी डायग्नोसिस बता देता हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी हम प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और पूरी उनको बताते हैं कि आप सिम्टम्स को अपने सही तरह डिस्क्राइब करें, और इसका कुछ क्राइटेरिया है जो इंटरनेशनल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम स्टडी ग्रुप ने बनाया हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके में कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में नोट कर लें। एक तो ज़ाहिर है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मतलब जो एक अर्ज मतलब डिज़ायर या मतलब ख्वाहिश पैदा होती है अपनी टांगों को बार बार हरकत करने की, ठीक है। और मतलब अनकंफर्टेबल सेंसेशन फील होती है, तो फिर वो मतलब इंसान बार बार हरकत करता है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। फिर यह कि जब इंसान ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है, ख़ासतौर पे जो बैठा होता है या लेटा होता है, तो उस वक्त ये सिम्टम ज़्यादा स्टार्ट हो सकती हैं या ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब थोड़ी बंदा एक्टिविटी करता है, जैसे स्ट्रेचिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, तो फिर ये ना इसकी सिम्टम्स कम हो सकती हैं। और सिम्टम्स आमतौर पे जो है रात को ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। और फिर यह कि आमतौर पे इसकी कोई सिम्टम्स की कोई और जो है ना कोई इस तरह ख़ास तौर पे कोई ऐसी कोई एसोसिएटेड कंडीशन ना भी हो, तो या बिहेवियरल कंडीशन ना भी हो, तो उसके मतलब उसकी सिम्टम जो है ना मतलब ये नहीं होता कि किसी को कोई और बिहेवियर कंडीशन है तो उसकी वजह से ये हो रही है, ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स से जो मतलब हम जब ये नोट करते हैं तो फिर हम इसको मतलब इसको डायग्नोस करने में जो है ना हम उसके एक तरह के मददगार साबित होते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब फिर हम ज़्यादा फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम भी कर सकते हैं। फिर ये कि ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं कि ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आयरन को चेक कर सकते हैं। कुछ केस में स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भी हम रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर, ठीक है। मतलब एक तरह का ओवरनाइट स्टे होता है स्लीप क्लिनिक में, तो यहाँ उस पे वो जो ना ताकि वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई और स्लीप का डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे स्लीप एप्निया है, ठीक है, तो उसको रूल आउट करने के लिए। तो वैसे आमतौर पे इसका जो डायग्नोसिस जो RLS कहना है, तो उसके लिए कोई स्लीप स्टडी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। अब मैं इसकी आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो अगर तो जैसे मैंने बताया ना कुछ वजूहत हैं, अगर तो उस वजह से हो, जैसे मिसाल के तौर पे आयरन डेफिशिएंसी है, तो अगर उसको ठीक किया जाए तो फिर ज़ाहिर है ये इसकी जो RLS की जो अलामात भी ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, आपको ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। लेकिन ये कि ये आयरन सप्लीमेंट्स आप वैसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मेडिकल सुपरविजन के अंडर इस्तेमाल करने चाहिए, जब तक मतलब आपको डॉक्टर ने आपका आयरन का जो लेवल चेक नहीं किया, तो ऐसे खुद से आपको इस्तेमाल करने से आप गुरेज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो ये RLS है बगैर किसी मतलब जैसे मैंने बताया ना कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी आयरन डेफिशिएंसी, अगर तो RLS इडियोपैथिक है, मतलब उसकी कोई और कंडीशन इसकी रीज़न नहीं है, तो फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना मैं आगे चल के बताता हूँ, उससे आप जो है ना आराम आ सकता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से फ़र्क ना पड़े तो ज़्यादा फिर हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले तो मैं आपको मेडिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। इसमें यह कि जो मेडिकेशन जो आपके डोपामीन लेवल, जैसे मैंने बताया ना कि डोपामीन का इम्बैलेंस हो जाता है, तो डोपामीन का जो लेवल इंक्रीज़ करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो मतलब वो उससे मतलब इस बीमारी जो ना ये इसकी सिम्टम ठीक हो सकती हैं। उसमें से कुछ मैं ड्रग की एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे रोपिनिरोल एक ड्रग आती है, जो ट्रेड नेम उसका रेक्यूब है। फिर रोटिगुटिन न्यूप्रोग जो मतलब ट्रेड नेम से आती है। इसके अलावा फिर प्राइमीपैक्सोल एक ड्रग है जिसका ट्रेड नेम मीरापैक्स है, ठीक है। ये जो तीनों मैंने ड्रग बताई हैं ये FDA से अप्रूव ड्रग है, मतलब जो
RLS की जो मॉडरेट या सीवियर किस्म के RLS को ठीक करने के लिए। और आमतौर पे इन जो मेडिसिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स मतलब ज़्यादा नहीं है, माइल्डली होते हैं, जैसे नौजिया हो सकता है, लाइट हेडेडनेस होती है, फटीग हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ये वाली मेडिसिन जो है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जैसे कंपल्सिव गैम्बलिंग या डे टाइम स्लीपीनेस, ये मतलब थोड़ा वो उसके मतलब ये कॉज कर सकती हैं ये इसकी मेडिसिन, ठीक है। बारह देखें, जैसे मैंने अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, दवाइयाँ हम उसी वक्त देते हैं कि जब हमें लगता है कि दवाइयों से फ़ायदा ज़्यादा होगा मरीज़ को। मतलब ज़ाहिर है एक दवाई का अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो फिर तो उसका फिर दवाई का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हम सारी असेसमेंट करते हैं पेशेंट्स की, तो जो दवाइयाँ मतलब हमें लगता है कि इससे पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा होगा, साइड इफ़ेक्ट कम है, तो वही एडवाइस करते हैं। फिर कुछ जो कैल्शियम चैनल्स को जो अफेक्ट करती हैं ड्रग्स, वो कभी कभी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे गैबापेंटेन एक ड्रग है जो बड़ी फेमस न्यूरोंटन के नाम से आती है, ठीक है। फिर जो है इसके अलावा फिर प्री गैबालिनरिका के नाम से आती है, वो कुछ लोगों में ये इस RLS पे मतलब मेडिसिन अच्छा असर डालती हैं, ठीक है। फिर कुछ केसेस में फिर हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक जो नारकोटिक मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये कि ये आमतौर पे इससे एडिक्शन हो सकती है, तो ये कम ही इस्तेमाल होती हैं। उसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ट्रेमाडोल या के नाम से आती है मेडिसिन, फिर कोडीन, ऑक्सीकोडॉन, ठीक है। तो ये कुछ कम केस में मतलब दे सकते हैं। फिर मसल रिलैक्सेंट और स्लीप मेडिकेशन भी आती हैं, जो मतलब ताकि आपको रात को अच्छी नींद आए। लेकिन ये कि जो आपकी लेग में जो सेंसेशन जिसकी वजह से ये RLS होती है, ये जो मसल रिलैक्सेंट और स्लीप मेडिकेशन उसको दूर नहीं कर सकती। और मतलब आमतौर पे ये वाली मसल रिलैक्सेंट हम उसी सूरत में देते हैं कि जब दूसरी मेडिसिन से फ़र्क ना पड़ रहा हो, ठीक है। फिर यह कि ये मेडिसिन एक ये भी बात ध्यान में रखें कि इसके मेडिसिन के काफ़ी एक तरह के हम ट्रायल देते हैं, मतलब यानी कुछ मतलब केसेस में एक मेडिसिन नहीं चलती, दूसरी चेंज करनी पड़ती है या कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है। मतलब यह कि एक तरह का हम पेशेंट पे ट्राई करते हैं कि ये जो ना ये मेडिसिन काम करेगी या नहीं, कुछ अरसे बाद फिर ऑब्जर्व करते हैं नहीं काम करी तो दूसरी चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर कम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। और फिर ये कि कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो डोपामीन मेडिकेशन है ना, जो मतलब हम RLS की देते हैं ना, वो कुछ केसेस में वो असर नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब पहले शुरू में असर किया और बाद में वो उसका वो मतलब असर नहीं मतलब असर ख़त्म हो जाता है। तो इन ऐसे जो है ना ये इस तरह की अगर वो प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो उस सूरत में फिर हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। और फिर यह कि ये जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं RLS की ट्रीटमेंट के लिए, आमतौर पे ये प्रेगनेंसी में हम रिकमेंड नहीं करते, और उसमें हम सेल्फ केयर टेक्निक्स रिकमेंड करते हैं जो प्रेग्नेंट खातून के लिए। लेकिन यह कि अगर बहुत ज़्यादा एक खातून जो प्रेग्नेंट है उसको तकलीफ़ हो रही है इस बीमारी की वजह से, तो फिर ख़ास तौर पे लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो फिर यह कि कुछ हम कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मतलब केयरफुली, ठीक है। और फिर यह कि कुछ मेडिसिन यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सिम्टम इसकी वर्सन भी कर सकती हैं, जैसे कोई अगर कोई बंदा एंटी डिप्रेशन ले रहा है, ठीक है, या एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है, या एंटी नौजिया की ड्रग्स हैं, ठीक है, और या कोल्ड एलर्जी की कुछ मेडिकेशन है, तो वो ये इस मगर अगर आप ये वाली ले रहे हैं किसी वजह से, तो फिर वो सिम्टम वर्स हो सकती हैं। तो फिर डॉक्टर आप ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की ड्रग से आप परहेज़ करें, ठीक है, मगर आप बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तभी लें। तो यह है कि जब भी मेडिकेशन इस प्रिस्क्राइब मतलब आप कोई ले रहे हैं, तो आप हमेशा आप डॉक्टर के मशवरे के साथ साथ चलें, वरना मतलब खुद से आप अपने आप पे तजर्बे ना करें, क्योंकि फिर वो गड़बड़ कर सकती हैं। अब मैं इसकी जो लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज बता देता हूँ, ठीक है। उसमें यह कि आप जो है ना वार्म बाथ मतलब गर्म पानी से आप नहाएं, अपने आप को बॉडी को सोक करें, ठीक है, एक टब में मतलब बैठ के, ठीक है। और फिर ये कि अपनी जो टांगों को जो अगर मसाज कराएंगे तो वो जो ना आपकी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी एक तरह की होम रेमेडीज है, ठीक है। फिर ये कि आप अपने आप पे गर्म और ठंडे पानी पट्टियाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बाहर कभी गर्म कर लें कभी ठंडा कर लें, ठीक है, तो वो जो आपकी जो लिम्ब सेंसेशन वो जो ना वो कम कर देती हैं। फिर यह कि अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो बंदे को थकावट फटीक होती है, तो वो जो ना वो बहुत ज़्यादा इसकी सिम्टम बढ़ सकती हैं।
तो अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन रखें। आम तो मतलब जो है ना कि आप बिल्कुल क्वाइट किस्म का स्लीपिंग एनवायरनमेंट रखें, और जो है ना कोशिश करें कि एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे उठें। और ये आम तौर पे ये भी इसमें रिकमेंड किया जाता है कम से कम आप रात को ना 7 घंटे लाजमी सोएं। फिर एक्सरसाइज का भी कुछ रोल है। अगर आप मॉडरेट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी सिम्टम आरएलएस की सिम्टम बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ओवर डू करेंगे एक्सरसाइज तो वो जो है ना वो आपको सिम्टम बढ़ भी सकती हैं। फिर यह कि जो लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, अगर वो कॉफ़ी कम कर दें, चाय में भी कैफ़ीन होती है, तो कुछ और जो जिन प्रोडक्ट्स में कैफ़ीन होती है जैसे चॉकलेट हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनको आप मतलब कुछ अगर आप वो चंद हफ्ते कम करें ताकि वो पता चले कि इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, तो बेहतर है इन चीज़ों से जो ना आप इनको कम कर दें। फिर कुछ केस में फुट रैप इस्तेमाल हो सकता है जो आरएलएस के पेशेंट के लिए स्पेशली वो डिज़ाइन होता है ताकि वो जो ना आपके पैर के नीचे एक तरह का वो प्रेशर डालता है, तो उससे कुछ सिम्टम इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो आरएलएस यानी रेस्टलेस सिंड्रोम के लेग्स सिंड्रोम के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो कुछ चीज़ें अगर आप वीडियो देखने के बाद कोई पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ यानी कि आप ये मेडिकल की वीडियो मेरी पूरी शुरू से आखिर तक देखा करें, बल्कि बार बार देखा करें। उससे ये होगा कि आपको जो है ना अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज में इजाफा होगा। फिर आप डॉक्टर से भी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उबैद बीबी चैनल का काम ही जो है ना लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर किसी और बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं जिसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद नहीं है इस चैनल पे, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं उस बीमारी के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।